गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बाल विकास का चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट। तो आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, और ये टेस्ट नंबर है स्टूडेंट 3। और ये टेस्ट जो होता है डेली 7 PM में। तो देर ना करते हुए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टेस्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 3, और बुक है आपका NCERT। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो 90% आपका श्योर है कि 90% इसी बुक से आता है। तो देरी नहीं करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि बच्चे का विकास परिणाम है। तो बच्चे का विकास क्या है? परिणाम है। किसका परिणाम है? पालन पोषण का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवांशिकता का और पर्यावरण का। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा कि बच्चे का विकास परिणाम है पालन पोषण का, आनुवांशिकता का और पर्यावरण के मेल का, आनुवांशिकता का, पर्यावरण का। तो 5 सेकंड का टाइम दिया गया, जल्दी से बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, तो बच्चे के जो विकास का परिणाम है वो पालन पोषण का बिल्कुल नहीं होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का ये बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता का भी नहीं है, पर्यावरण का नहीं है। यानी बच्चे का जो विकास का परिणाम होता है स्टूडेंट वो होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का। तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा कि एक 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, उसको सीखने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा इसका। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर स्टूडेंट देखते हैं कौन सा होगा। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण तो होगा नहीं। अनुशासन और पौष्टिकता, पौष्टिकता का तो जरूरत नहीं है। आनुवांशिकता और पर्यावरण ये बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास होगा नहीं, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका C नंबर। चलिए तो आप चैप्टर इसको पढ़ के रहिएगा, चैप्टर पढ़िएगा तो ही आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप चैप्टर पढ़िएगा। बार बार मैं बताता हूं कि आप लोग का टेस्ट का चैप्टर मैं बता देता हूं लास्ट में, आप उस चैप्टर का डिटेल पढ़ के आइएगा तो टेस्ट देने में आपको ईजी होगी। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका है उसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण में अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। और चौथा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा स्टूडेंट। 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको। तो चलिए बताते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन था कि आनुवांशिकता, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पर्यावरण केवल, तो केवल जहाँ रहे वो निगेटिव बात है, तो कट होगा, ये तो होगा नहीं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण में अधिक प्रभावित होते हैं। प्रभावित होना ये अच्छी बात है, सही है। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा होगा कि नहीं। तीसरा नंबर देखते हैं, सीखने और प्रदर्शन करने में एक बच्चे की क्षमता, एक ही बच्चे की क्षमता को जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है, ये भी गलत है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर, किसी भी जन्मजात बच्चे का विकार दूर नहीं कर सकते हैं, यानी इसका स्टूडेंट आंसर जो होगा वो होगा B नंबर, यानी विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जाति में वह कौन से
विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो आपको बताना है कि मानव जाति का वो कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व है जो मानव जाति का विविधता को बताते हैं। पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको कि इसका आंसर कौन सा होगा, कि मानव जाति में वो कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका बताते हैं। पर्यावरण का अंतर तो सिर्फ होगा नहीं, आनुवांशिकता का अंतर होगा नहीं, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया ये बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर स्टूडेंट होगा आपका सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी चैप्टर छोटा है और इस तरह का अगर आपका तैयारी हो जाता है स्टूडेंट ना सारे सब्जेक्ट का, तो आपको गारंटी 90% से ऊपर आएगा। सी टेट रहे, जे टेट रहे, यूपी टेट रहे, बिहार टेट रहे, कोई भी टेट भारत का रहे तो आपको 90% से अबव रहेगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो बताइए 5 सेकंड का आंसर दिया, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है कि कौन सा आंसर होगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो चलिए बताते हैं। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, उसका आंसर कौन सा, केवल आनुवांशिकता। तो केवल बोले थे निगेटिव वर्ड, कट कर दीजिए। पालन पोषण और शिक्षा का, तो सिर्फ पालन पोषण और शिक्षा से ही मानव व्यक्तित्व परिणाम नहीं होता है, गलत बात है। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ये बात बिल्कुल सही है। केवल वातावरण, तो केवल ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना है कि बच्चे का जो विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है आपका, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। दूसरा है, समवयस्कों और पितृक जीनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा है, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। और चौथा ऑप्शन है आपका, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं आपको कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण, पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते, नहीं, एकदम इक्वली 50-50% योगदान नहीं रखते, ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है, समवयस्कों और पितृक जीनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है कि समवयस्क और पितृक जीनस जो सापेक्ष योगदान बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा चेक कर लेते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, ये तो भी बिल्कुल गलत बात है कि एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, ये बात सही नहीं है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी, नहीं, ये भी गलत है आपका आंसर, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर, इस तरह फास्ट फटाफट आपको करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास किन 9 योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास किन 2 योगदान का परिणाम है। तो अभिभावक एक अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको कि मानव विकास किन 2, क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास किन दोनों योगदानों का, इसको हम लोग दोनों पढ़िएगा, दोनों योगदानों का परिणाम है। तो अभिभावक एक अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम और वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट। तो चलिए, तो मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। तो अभिभावक एक अध्यापक का, बिल्कुल गलत बात है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक का, ये भी बिल्कुल बात गलत है। वंश क्रम एवं वातावरण का, यानी मानव विकास जो दोनों योगदान किसका इसका होता है, वंश क्रम और वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलिए 8 नंबर चलते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होता है, बताइए। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होगा। नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको, कौन सा होगा कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका होगी।
तो चलिए देखते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका नहीं, बिल्कुल गलत है। महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल सही है। अपूर्वानुमेय भूमिका है, गलत है। आकर्षक भूमिका गलत है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलते 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है? गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। बताइए, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? तो गौण का होगा। देखते हैं कौन सा इसका आंसर होता है। आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आनुवांशिकता को गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है? ये भी बिल्कुल गलत है। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है? बिल्कुल सही बात है। और आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है तो आनुवांशिकता को प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है? ये भी बात बिल्कुल गलत है, यानी इसका आंसर होगा आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया प्रक्रिया का और आर्थिक कारकों का। तो बताइए फटाफट इसका कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट। 5 सेकंड का टाइम है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर कौन होगा कि बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, ये बिल्कुल गलत बात है। वातावरण का, ये भी बिल्कुल गलत बात है। बालक का विकास का परिणाम वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ये बिल्कुल बात सही है। आर्थिक कारकों का नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट 10 का सी नंबर। चलिए 11 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? यानी आपको बताना है कि ये कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो चलिए फटाफट बताइए। तो निम्नलिखित कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आँखों का रंग, यही बिल्कुल सही है। सामाजिक गतिविधि से उसको कोई लेना देना नहीं है। समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, ये भी नहीं। चिंतन पैटर्न। तो याद रखिएगा कि मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है आँखों का रंग, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए 12 नंबर। बताइए निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से वो कौन सा होगा जो अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा के गुणात्मकता और शारीरिक गठन। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। कौन सा, और ही कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो चलिए, पौष्टिक की गुणवत्ता बिल्कुल नहीं होगा, संस्कृति बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षा के गुणात्मकता बिल्कुल नहीं होगा, शारीरिक गठन, ये बात बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। सिर्फ इसको आकार नहीं देते हैं, शारीरिक गठन को। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। बताइए माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। यानी माता पिता से जो वंशज में स्थानांतरित होने वाले कौन सा लक्षण को क्या कहा जाता है। पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता और होमियोस्टेसिस। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि माता पिता से वंशज में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। यानी माता पिता का जो गुण होता है बच्चों में, वो किस में होता है। पर्यावरण में होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जीन में होता है? नहीं, आनुवांशिकता में होता है। यानी माता पिता का गुण बच्चों में भी आ जाता है, उसको हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। और होमियोस्टेसिस होता है? नहीं, गलत। यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है कि मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है। तो ये चैप्टर का नाम है आपका आनुवांशिकता, याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो बताइए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो मानव विकास जो है किन दोनों का योगदान का, अभिभावक और अध्यापक, इसमें तो गलत है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो मानव विकास किन दोनों योगदान, तो वंशक्रम और वातावरण का, ये बात बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। इसका आंसर स्टूडेंट होगा सी नंबर।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी प्रकृति पोषण विवाद जो है उसमें प्रकृति से क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है आपका जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है आपको और कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अभिप्राय है। तो प्रकृति पोषण विवाद में जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचना, ये बात बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, एक व्यक्ति तो गलत बात है। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल, जटिल तो ये निगेटिव बातें हैं। हमारे आसपास का वातावरण, ये भी गलत बात है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर। बताइए क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। क्या बच्चा, देखिए ध्यान से, क्या बच्चा भाषा इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया या एक असतत प्रक्रिया है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव है, प्रकृति और पोषण पर बहस है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा होती है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर कौन सा होगा कि क्या बच्चा भाषा इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिकता रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है। तो लिखा है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया या एक असतत प्रक्रिया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता नहीं, गलत है। प्रकृति और पोषण पर बहस होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जो भाषा अर्जित करता है उनमें से आनुवांशिक रूप से करने में पूर्व प्रवृत्ति होती है, तो वो प्रकृति और पोषण पर बहस होता है। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, ये भी गलत है, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन है, मोहन तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो मोहन और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मोहन तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो मोहन और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो चलिए इसका देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए चेक करते हैं। चलिए 4 ऑप्शन है, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, दूसरा है स्थिरता या अस्थिरता पर बहस, सतत और असतत अधिगम, और चौथा है प्रकृति और पालन पोषण पर विवाद। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छा से कि मोहन तर्क देता है कि भाषा विकास की व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से प्रभावित होता है। तो मोहन और सोनाली की ये चर्चा किस विषय में। चलिए इसका आंसर बताते हैं। तो चुनौतीपूर्ण, ये तो निगेटिव बात हटाइए। स्थिरता और स्थिरता नहीं होता, ये तो गलत है। सतत और असतत अधिगम, ये भी बात आपका बिल्कुल गलत है। प्रकृति और पालन पोषण पर विवाद, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहन तर्क देता है कि भाषा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इसके बाद एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए प्रकृति पालन पोषण, ध्यान से देखिएगा, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो जब से जो सबसे सुटेबल है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली प्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है और वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। और चौथा है, वंशानुक्रम तथा परिवेश के अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम है, बताइए कौन सा आंसर होगा इस। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको आंसर छांटना एग्जाम में। तो क्वेश्चन था आपका, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए लिखा, एक बच्चा एक खाली प्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी प्रकार में, तो ये देखिए किसी भी प्रकार में, ये बात गलत है। दूसरा है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए नहीं, ये नकारात्मक बात है, ये भी गलत हो गया।
ऐसे ऑप्शन आप छांटिएगा स्टूडेंट। तीसरा ऑप्शन है, एक बच्चे का व्यवहार निर्धारण करने में परिवेश के प्रावधानों में बहुत कम महत्व होता है, बहुत कम, देखिए नकारात्मक बातें हैं। चौथा है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। तो चलिए आज का स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आपका, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है प्रकृति पोषण विवाद जो है वो किससे संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो बताइए 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रकृति पोषण विवाद जो है अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। व्यवहार और वातावरण से नहीं होता है, वातावरण और जीव विज्ञान से नहीं होता है, वातावरण एवं पालन पोषण से नहीं होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर का नाम आपको तो पता ही होगा कि अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं जो आप लोगों का चैप्टर 4 लेकर आऊँगा कल, वो चैप्टर का नाम देख लीजिए आप, क्या है? समाजीकरण। चैप्टर का नाम है समाजीकरण प्रक्रिया। याद रखिएगा चैप्टर 4 जो कल मैं लेकर आऊँगा संध्या 7 बजे, वो है आपका चैप्टर का नाम है समाजीकरण प्रक्रिया। इससे आपका टेस्ट होगा कल संध्या 7 बजे। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9939700797। और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश क्लासेस गोड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपकी पढ़ाई होती है JTET, CTET, BTET, UPTET, हाई स्कूल इंग्लिश की तैयारी होती है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स SKMU दुमका से कर रहे हैं या इग्नू से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन और MA की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। चैप्टर का नाम है समाजीकरण प्रक्रिया, टेस्ट के साथ संध्या 7 बजे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट में।